ऑलराइट एवरीवन, 5 मिनट के ब्रेक में मैंने पूरा सर्किट रीड्रॉ कर दिया था यार। ये सर्किट है, पॉइंट सी पे ये जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट हमने खोल दिया है, इसलिए पॉइंट सी आपको दो तरफ दिख रहा है। तो अब तो यार इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये आर है, ये सारे ही आर हैं, तो बेसिकली आर, 2R और ऊपर वाली ब्रांच ये पैरेलल में है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बता सकते हो अब मुझे? कुणाल, कितना आ रहा है आंसर? सर 8/3 आएगा, लेकिन उसमें 50 नहीं 5 ओम होएगा। क्वेश्चन में 50 गिवन है। यस सर। 8/3 क्वेश्चन में क्या बोला है? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 50। सर ये 0 की जगह ओम होएगा। 0 की जगह ओमेगा होना चाहिए था। 8 × 5 आर इक्वलेंट 8/3 आर आ रही है। यस सर। नहीं सर, फाइनल आंसर जो है सिंपल 8/3। सिंपल 8/3 ओम आना चाहिए। अच्छा, साम्या कुछ बोल रही थी? सर एक बार इसको पॉइंट पोटेंशियल से कर दो। बेटे पॉइंट पोटेंशियल से अगर करेंगे भी ना तो हम पॉइंट सी पे मारे जाएंगे। ये एक तरह से मैंने पॉइंट पोटेंशियल ही बनाया है, लेकिन पॉइंट पोटेंशियल लगाने से पहले मैंने पॉइंट सी को खोल दिया, ये वाले पॉइंट को। देख, ए से भी R1 जा रहा था, वो R1 ये रहा, ठीक है। उसके बाद ए से सी R2 जा रहा था, और फिर सी से बी R3 आ रहा था। तो ए से सी मैंने R1 ड्रॉ कर दिया, और सी से बी मैंने R2, और सी से बी मैंने R3 ड्रॉ किया। ए से डी जा रहा है R4, ठीक है। ई से बी जा रहा है R5, वो रहे R4 और R5। डी से ई वाले का नाम है R6। डी से ई, डी से सी और फिर सी से ई, डी से सी और सी से ई, इनके नाम रख देते हैं R7 और R8। तो 8 रजिस्टर हो गए हमारे पूरे। पॉइंट पोटेंशियल से ये डायग्राम बना है। इस पे सिमेट्री टेक्निक ये लगी है कि ये जो पॉइंट सी है, इससे कोई भी करंट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि R2 से कोई करंट ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। R2 का करंट R3 में जाएगा, R2 से करंट R8 में नहीं जाएगा, और R7 का करंट R3 में नहीं जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल से ही किया है, बस पॉइंट पोटेंशियल लगाने से पहले हमने इस सी को सिमेट्री से खोल दिया। ऑलराइट गाइस, कोई डाउट इसमें और? नो सर। ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हमें कहा है कि n identical cells are joined in series with two cells A and B with reversed polarities. EMF of each cell is E लिखना था, लेकिन वो R लिख दिया गया, and internal resistances R, small r, potential difference across cell A और B is. तो अब यार यहाँ cells A and B with reversed polarities से क्या मतलब है? और सबको सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि अगर सेल A ऐसा है और सेल B ऐसा है, तो बाकी सारे जो सेल जोड़े गए हैं वो ऐसे जोड़े गए हैं। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बन रहा है यार? इसका सर्किट डायग्राम किसी ने बनाया है? बच्चा पार्टी, इसका सर्किट डायग्राम बनाया तुम में से किसी ने? सर उसकी जरूरत की है। हाँ जी, तूने सिंपल फॉर्मूला लगाया E1/R1 + E2/R2 वाला? सर ये तो पैरेलल के लिए होता है सर। तो फिर सर इसमें हम ये कहेंगे ना कि जो दो रिवर्स पोलैरिटी वाले हैं वो दो और को कैंसिल कर देंगे, तो n-4 आ जाएगा नेट E। तो क्या रहा है? n-2e -2e ये लगाना चाहता है, which will be n-4 × e। ये बोल रहा है अपूर्व? यस सर। सर जी, इसमें n-2e क्यों आया सर? n-2e तो टोटल नहीं होना चाहिए, n आइडेंटिकल है, उसके बाद दो उनको कैंसिल कर रहे हैं। n identical cells are joined in series with two cells A and B। अब यहाँ इंग्लिश की प्रॉब्लम है कि ये A और B इस n में इंक्लूडेड हैं या
नहीं है, ठीक है। सर तो हम नहीं मान के होंगे ना, चलते हैं क्योंकि विद टू डिफरेंट सेल्स का है। सब विद 2 लिखा हुआ है तो वो अलग मतलब n के बीच में ही है वो दोनों। तो वो n के बीच नहीं। में है ना। सर फिर तो उनकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस सर वो होनी n के चाहिए ना। बीच में ही है सर। वो n के बीच में ही यस इंटरवल पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये सारी बात जो है इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन पे आ जाती है। लेकिन इन्होंने हमसे किसी एक पर्टिकुलर सेल के अक्रॉस पूछा हुआ है ईएमएफ, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सेल के अक्रॉस वोल्टेज इन्होंने पूछी है ए या बी में से। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो उल्टा आएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ उल्टा आने का मतलब क्या है, बाकी सारे सेल क्योंकि ऐसे करके लगे हुए हैं तो करंट इस तरफ पुश हो रहा होगा, ठीक है। नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा। ये सेल ए और बी चाहते हैं कि करंट इस तरफ पुश हो, लेकिन बाकी सारे सेल उल्टे हैं, तो वो करंट को एक्चुअली इस तरफ पुश करेंगे, आई इस तरफ पुश होगा, राइट। तो अब अगर हमें इस पे पोटेंशियल ड्रॉप देखना है या पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, तो वो होगा E प्लस आई आर। ई माइनस आई आर नहीं होगा, E प्लस आई आर होगा। कर्चॉफ लॉ लगा के देख लो, दैट विल बी E प्लस E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लिख लो इनटू स्मॉल r। E प्लस n माइनस 4 इंटू E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो n इंटू आर ही होगी, इंटू r। r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यार फिर आंसर क्या बन रहा है, फिर तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। सर डी ऑप्शन तो बन वो रहा है। n माइनस n e माइनस 4e होल डिवाइडेड बाय n, 2e कॉमन आ जाएगा, n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय n। हाँ, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ये वाली बात सबको समझ में आई। ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो लेना है या टर्मिनल वोल्टेज जो लेनी है वो E माइनस आई आर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सेल ए या बी में करंट का डायरेक्शन उल्टा है। ऑर्डिनरली करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है, नेगेटिव में इन्वर्स जाता है। बट इस सर्किट में क्योंकि n इज मोर देन 4, यानी कि दूसरे सारे सेल मिलकर डोमिनेट कर जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से बाहर आके पॉजिटिव के अंदर जाने का हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यहाँ पर आपको वोल्टेज ऐड करनी पड़ेगी कर्चॉफ के रूल्स के हिसाब से या कन्वेंशन के हिसाब से। सबको समझ में आ गई है ये वाली बात, हाँ या ना? यस यस सर। यस ये सर। ऐसा नहीं है बड़ी बात। कुणाल, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर व्हाट कंडीशंस करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2. Internal resistances of the two batteries are R1 and R2. हमसे कहा है कि दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जो इन्होंने हमें ड्रॉ करके दे रखी है, जिसमें हमारे पास दो सेल हैं सीरीज में लगे हुए, कैपिटल R, E1, E2, R1, R2। सिचुएशन नंबर 1 ये रही। सिचुएशन नंबर 2 इन्होंने ये कहा है कि सेल जो बैटरी E2 है इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि अब सिर्फ E1 बचेगी, अब सिर्फ E1 बचेगी और R1 उसकी रेजिस्टेंस रहेगी। E2 और R2 जो है वो पिक्चर से बाहर हो जाएगी। तो हमसे कहा गया है कि I2 शुड बी मोर देन I1, यानी कि E1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 शुड बी मोर देन E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। तो यार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताओ क्या बन रही है बात। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? बी सर, बी ऑप्शन। ये बन रहा है E1 इंटू R प्लस R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल शुड बी मोर देन E1
R plus R1 plus E2 R plus R1, तो E1 R plus R1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. E1 into R2 should be more than E2 into capital R plus small r1. जो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. यही आंसर है कुणाल? यस सर. मुझे भी यही दिया है. यस सर. ठीक है. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब नो सर. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. और ये कुछ ज्यादा ही है यार. हमें कहा है a resistance carries a current I. The power loss to the surroundings is lambda. Power lost is lambda into temperature of the resistor minus temperature of the atmosphere. Temperature of atmosphere is a constant. Power gain जो है that is of course I square into R. ठीक है. If the coefficient of linear expansion is alpha, what is the strain in the resistance? Strain का मतलब क्या है? Strain is change in length upon actual length, जो होती है alpha into change in temperature. अब हमें ये कहा गया है कि this thing should be constant. अगर ये चीज हमें कांस्टेंट बनानी है, ऐसा तभी हो सकता है when lambda into t minus t naught is equal to I square into R. यानी कि lambda delta t should be equal to I square R. Delta t should be equal to I square R divided by lambda. ठीक है. इक्विलिब्रियम पे ये रेजिस्टेंस जितनी पावर गेन करेगा उतनी ही पावर लूज करता रहेगा. ठीक है. दैट विल बी द इक्विलिब्रियम. सो इसकी वैल्यू आ गई अल्फा आई स्क्वायर आर अपॉन लैम्डा. क्या ये किसी ऑप्शन से मैच हो रही है? डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू. यस सर. ए ऑप्शन. पीछे क्या आंसर दिया है? ए दिया है. अब यार इनका लॉजिक थोड़ा अजीब है, ध्यान से समझना. ठीक है. क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज ट्रिकी है. इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम तब सेटअप होगा, यानी कि इस रेजिस्टर का टेम्परेचर तब कांस्टेंट होगा जब पावर लॉस्ट इक्वल्स पावर गेन्ड. रेजिस्टर हर सेकेंड थर्मल पावर गेन करेगा आई स्क्वायर आर. ठीक है. उसको एक सेकेंड में इतनी एनर्जी मिलेगी और उसने बाहर लूज करनी है इतनी एनर्जी, लैम्डा इनटू जो भी उसका एक फिक्स टेम्परेचर है टी माइनस टी नॉट. ठीक है. जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं हो जाती रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. एक फाइनल टेम्परेचर टीएफ पे आके ये दोनों बराबर हो जाएंगे. वो फाइनल टेम्परेचर टीएफ है. रेजिस्टर में जब तक आपने करंट नहीं भेजा था उसका करंट अपनी सराउंडिंग के जितना टी नॉट ही था. अब उसका टेम्परेचर हो गया टीएफ, तो डेल्टा टी बिकम्स टीएफ माइनस टी नॉट. और थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले के हिसाब से जो स्ट्रेन आता है यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल होता है, वो होता है कोएफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो हमने डेल्टा टी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट की है. मैथ्स आसान है, लॉजिक ट्रिकी है. लॉजिक सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? हाँ या ना? कोई ऐसा जिसे लॉजिक समझ नहीं आया? अच्छा ये बता दो किस किस को लॉजिक समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आया? आ गया सर. चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे. यार ये तो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ अटक गए तुम लोग? बच्चा पार्टी कहाँ अटक गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 41 में? मानिक यस सर. कहाँ अटके यार इस क्वेश्चन में? सर इसे हम 3 सेल्स पैरेलल में भी तो लगा सकते हैं. किसके पैरेलल में? आपस में पैरेलल में. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ Yes, sir. मुझे क्या मिलेगा?
E1 upon R1 plus E2 upon R, मतलब 2 upon 4. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार इस सर्किट में करंट चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्योंकि सर इसकी इक्वेशंस बनाई थी बट वो सॉल्व नहीं हुई थी। एग्जैक्टली सॉल्व होंगी भी नहीं, क्योंकि ध्यान से देख 4 ओम 2 वोल्ट, फोर ओम 2 वोल्ट, 4 ओम 2 वोल्ट। चलो एक सेकंड के लिए यहाँ से करंट I1 मान लेते हैं, यहाँ से करंट I2 मान लेते हैं, और इसमें से करंट I1 प्लस I2 मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो I1 I2 सब जीरो नहीं हो जाएगा? I1 I2 की कुछ वैल्यू आ रही थी, अपूर्व सॉल्व किया था इसको? सर मेरा तो सब बराबर आ रहा था। बराबर मतलब? सर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो उससे उसका मतलब क्या हुआ? जीरो। अगर सर वही I1 सॉल्व किया था। इक्वल्स I1 प्लस I2 आ रहा है तो इससे I2 जीरो आ जाता है, और अगर I2 इक्वल्स I1 प्लस I2 आता है तो I1 जीरो आ जाता है। तो यार इस इक्वेशन का तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है। कुणाल सॉल्व की थी इक्वेशन? मानिक सर अजीब सा ही आ रहा था कि एक इक्वेशन में आ रहा था, मतलब कि ए और आई लिया था, तो एक में आ रहा था ए इक्वल्स माइनस आई, एक में आ रहा था ए इक्वल्स माइनस आई बाई 2। यस सर, ऐसे ऐसे सी बन रही थी, नेगेटिव में भी आ रहे थे। यार एक चीज ध्यान से देखना जरा, इन पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है ई, ये भी ई ही है एक तरह से, और ये भी असल में ई ही है। ये है एफ, ये पॉइंट है डी, और चलो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं जी। अब एक चीज ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, ई का पोटेंशियल अगर हम जीरो सेट कर देते हैं, क्योंकि ये सबके जीरो से या लो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो एफ का पोटेंशियल भी 2 है, जी का पोटेंशियल भी 2 है, और डी का पोटेंशियल भी 2 है। तो एफ से जी तक करंट जा ही नहीं सकता, एफ से जी तक करंट जाएगा ही नहीं। वैसे ही जी से डी तक भी कोई भी करंट ट्रैवल नहीं करेगा। एफ और जी के बीच में करंट नहीं ट्रैवल कर सकता, एफ और ए में भी कैसे करेगा? हाँ या ना, इसमें तो करंट ट्रैवल करेगा ही नहीं, इस पूरे के पूरे सेटअप में। यस सर। अगर दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर है तो उनके बीच में बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट ट्रैवल नहीं कर सकता। अब F से G के बीच में 8 ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन पोटेंशियल इसका भी 4 वोल्ट ही है, और इसका भी इसका भी 2 वोल्ट पोटेंशियल है, G का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन जो तुमने निकाला है वो सही है। द आंसर शुड बी डी, नन ऑफ द अबव। किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट नहीं हो सकता जब तक आप इसको बाहर किसी से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक इसमें किसी भी ब्रांच में कोई करंट नहीं जा सकता। अगर आप बाहर करोगे तो फिर आप कह सकते हो कि I1, I2, I3 ये तीनों करंट्स बाहर की तरफ भागेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का कुछ अलग पोटेंशियल हो सकता है, इस पॉइंट X का। लेकिन अगर ये पॉइंट X नहीं अवेलेबल है तो फिर कोई करंट नहीं जाएगा। नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा है क्वेश्चन 42 है। तो क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स दो आरसी सर्किट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों को दो अलग अलग आरसी सर्किट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है। हमें पता है पैरेलल में ब्रांचेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी, हर एक ब्रांच अपना करंट अलग लेगी। इसका करंट होगा 2C R V, C R V। करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2RC, और ये I1 है, और यहाँ पर I2 लिखेंगे तो I नॉट, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर है तो I नॉट की वैल्यू दोनों बार V अपॉन R ही होने वाली है। मैंने फॉर्मूला सही लिखा है करंट का? हाँ या ना?
यस सर। करंट का फॉर्मूला मैंने सही लिखा हुआ है। तो अगर हम I1 अपॉन I2 करते हैं तो वहीं से हमें दिख जाएगा e रेज टू पावर माइनस t अपॉन 2RC डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC, यानी कि e रेज टू पावर t अपॉन RC माइनस t अपॉन 2RC e raised to power minus t divided by plus t divided by 2RC. So this is an exponentially increasing quantity. ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती। तो इट इंक्रीजेस विद टाइम। आंसर शुड बी बी। I1 अपॉन I2 का जो रेशियो है इट कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। पीछे क्या दे रखा है यार? बी सर। B. So B है। बी दिया है। मेरा लॉजिक सबको समझ में आ गया? कैलकुलेशन सही है मेरी? Yes sir। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, और 43 ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है यार, बड़ा अजीब क्वेश्चन है लेकिन किया जा सकता है। इन्होंने जो रेजिस्टेंस मांगी है, ये एक चीज देखना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है, इन्होंने रेजिस्टर्स बड़े अजीब से आपको बना के दे दिए ऐसे, और रेजिस्टेंस मांगी पॉइंट P और Q के बीच में। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आपसे बोला P और Q के बीच में बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। सबसे पहली चीज, ये दोनों R जो हैं, क्या ये दोनों R एक दूसरे से पैरेलल हैं या सीरीज में है? ये दोनों सीरीज में, क्योंकि ये दोनों अर्थ के थ्रू एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर आप P से Q तक का सर्किट बनाने की कोशिश करोगे, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, R3, R4। सो P से Q का सर्किट पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ही बना रहा हूं। P से Q R1 डायरेक्ट जा रहा है, P से Q R2 भी डायरेक्ट जा रहा है, P से Q पहले R3 जाता है जो इस ग्राउंड पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद ग्राउंड पॉइंट Q जाता है। तो अब आप इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बता सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. कितनी आ रही है? 1/R 2R by 2। 2R plus 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R कितनी आ रही है? 2R by 5। 2R अपॉन 5। आंसर ऑप्शन बी। पीछे भी यही दिया है, Yes sir। यानी कि इन लोगों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है आंसर। तो इसमें कहाँ अटक गए थे यार तुम लोग? सो बट अगर इन दोनों को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो हाँ। करंट तो फिर Q2 G भी जाएगा और P2G करंट P2G जाएगा और Q2G। वो डिपेंड करता है कि तुमने बैटरी कैसी लगाई है, क्योंकि जब तुम बैटरी लगाओगे ना तो भी पॉइंट P और Q के बीच में ही तो लगाओगे। तो जैसे मैंने बना दिया, इसमें P से G की तरफ जाएगा करंट, और यहाँ पर करंट जो है G से Q की तरफ आ रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि बैटरी कैसी लगेगी। ओके। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सिमेट्री ऐसी कि कुछ दिख नहीं रहा होता। इसमें एक कॉमन गलती ये हो जाती है कि जनता ना बिना पढ़े सिर्फ सर्किट देख के X और Y के बीच में रेजिस्टेंस निकाल देती है, विच इज 2R प्लस R/2, 5/2R। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। Galvanometer of resistance Rg is converted into ammeter with help of shunt of resistance R. The ratio of heat dissipated through galvanometer and shunt is 3/4. What is the ratio of R and Rg? तो ये रहा galvanometer, Rg, शंट लगी हुई है। अब इसमें galvanometer का कंसेप्ट नहीं लगना है एक्चुअली, इसमें एक्चुअली galvanometer का कंसेप्ट नहीं लगना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से करंट आया I, इसमें करंट चला गया I1 और इसमें करंट गया I- I1।
ठीक है, तो पावर इन गैल्वेनोमीटर यानी कि ऊपर वाली ब्रांच दैट विल बी I1 का स्क्वायर इंटू RG एंड पावर इन शंट विल बी I माइनस I1 का स्क्वायर इंटू S। दूसरी बात, I1 इंटू RG शुड बी इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। अब हमें कहा है कि ये दोनों जो पावर्स हैं इनका रेशियो 3:4 है, तो I1 स्क्वायर RG अपॉन I माइनस I1 का स्क्वायर इंटू S। सर v स्क्वायर बाय r से नहीं कर सकते? यस तो सर। उसमें v कॉमन स्क्वायर बाय r से भी कर सकते हो, v स्क्वायर अपॉन g RG अपॉन v स्क्वायर अपॉन S, उससे भी कर लो तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ से RG अपॉन S की वैल्यू 4/3 आ जाती है। यस सर। हाँ, ये डायरेक्ट मेथड है, ये भी एक मेथड हो सकता है इसे करने का। ये मेथड इनफैक्ट जो कुणाल ने सजेस्ट किया है वो ज़्यादा डायरेक्ट है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में होने की वजह से इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम था। ठीक है, क्या आंसर बन रहा है फिर? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। Question number 48. Capacitor of capacitance 3 microfarad is lint charged, initially charge होना चाहिए यार, by connecting it across a 10 volt battery by closing key K1, then it is allowed to get discharged through 2 ohm and 4 ohm resistor by closing key K2. The total heat dissipated in the 4 ohm resistor will be equal to. Question 48. देखो, एक चीज तो पक्की है कि टोटल हीट डिसिपेटेड इन बोथ रेजिस्टर्स, this will be equal to energy stored in the capacitor. Dissipated. This will be equal to energy stored in the capacitor यानी कि हाफ CV squared, यानी कि हाफ इंटू 3 माइक्रोफैरेड इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स। यहाँ तक कैलकुलेशन सही है मेरी? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसके बाद अब देखना कंसेप्ट जो है ना अजीब लगेंगे। एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 4 ओम का रेजिस्टर है। जो भी हो जाए इन दोनों में से करंट हमेशा सेम रहेगा, हाँ या ना? Current through 4 ohm resistor is equal to current through 2 ohm resistor because they are always in series. So power through 4 will be 2 times power through 4 is I square into 4 and power through 2 is equal to I square into 2, यानी कि P4 is equal to 2P2। ठीक है, और टोटल डिसिपेटेड हीट कितनी है? जो 4 ओम ने डिसिपेट की प्लस जो 2 ओम ने डिसिपेट की। तो एक इक्वेशन ये वाली बन गई यार हमारे पास, एक इक्वेशन ये वाली बन गई। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको P4 की वैल्यू निकाल के देनी है, कितनी आ रही है? किसी ने भी नहीं सॉल्व किया क्या? 0.1. मेरे ख्याल से 1 × 10⁻⁻⁴ जूल्स आएगी P4 की वैल्यू, विच इज 0.1 Yes, sir. 0.1 millijoules. और P2 की वैल्यू आएगी 0.5 × 10⁻⁻⁴ जूल्स, 0.05 मिली जूल्स। ओके गाइस, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करें? 2-3 क्वेश्चन का ही टाइम है हमारे पास। 49 से 51 सारे हो गए थे। So सर 49. 49 में डायग्राम मिसिंग है तो छोड़ दो यार। उसके बाद 50, 51, 52, 53 हो गए सारे। 51 सर 51। चलो 51 करते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम आफ्टर असेंबलिंग दिस सर्किट,
यानी कि हमें स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है और सर्किट बहुत ही अजीब है। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी कैसे जुड़ी हुई है यार, बाप रे, ये बैटरी तो बहुत अजीब तरीके से जुड़ी गई है। अगर आप चारों रेजिस्टर्स को नाम दो ऊपर से नीचे तक, R1 R2 R3 R4, तो आपको क्या दिखेगा? अरे यार, ये तो सर्किट बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सर्किट हमें दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा, इसको पॉइंट पोटेंशियल से रीड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वन ओम, थ्री ओम, मैं सर्किट में कोई गलती करूं तो बता देना यार। ओह, बता तो देते यार, गलती कर रहा हूँ। सर इसमें व्हीटस्टोन जैसा सर्किट बनेगा एक। व्हीटस्टोन बन जाएगा? हाँ सर, बट लेकिन उसमें बैलेंस नहीं होगा। बाप रे, व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं होगा? हाँ सर। ये बन रहा है और फिर यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी लगेगी। हे भगवान, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट, अच्छा ये वाला सर्किट नहीं है, ये 4 वोल्ट नहीं है, ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं। एनीथिंग एल्स? चलो फिर इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं दोबारा से। 4 वोल्ट की बैटरी पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में लगी हुई है। पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में कुछ भी नहीं है। सर एक है 3 ओम वाला। सर 3 ओम वाला है। हाँ, 3 ओम वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना कि इसमें गलती होने का चांस है, तो नजर रखना। ये 3 ओम है। उसके बाद पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में क्या है? 1 ओम। 1 ओम। पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में 1 ओम है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 1 ओम है। हाँ यार, कुणाल सही बोल रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच में क्या है? 3 ओम। ये 3 ओम है और बी और सी के बीच में वो कैपेसिटर है 5 म्यू एफ का। ठीक है, यस और नो? यस सर। चलो कोई बात नहीं। देखो, यहां से कोई करंट तो बी से सी के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच। ध्यान देना, आप लॉजिक पे ध्यान देना। ठीक है, बी टू सी कोई करंट नहीं है, बी टू सी नो करंट। तो आप ब्रांच ऐसा करो, पोटेंशियल एट डी को मान लो 0 और पोटेंशियल एट ए को मान लो 4 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी निकालना होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सारी कैलकुलेशन करके पोटेंशियल एट बी की वैल्यू 1 वोल्ट आएगी। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगाना है ए बी डी के ऊपर। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला ऑन ए बी डी। और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी निकालोगे तो वो 3 वोल्ट आना चाहिए। इसके लिए आप वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाओगे ब्रांच एसीडी पे। कैपेसिटर पॉइंट बी और सी के बीच में लगा है, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा 2 वोल्ट्स और कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा
वो आएगा 5 माइक्रोफैरेड इंटू 2 वोल्ट्स यानी कि 10 माइक्रोफैरेड, ओ सॉरी माइक्रोकूलम्ब। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा जिसको मेरी लाइन ऑफ रीजनिंग समझ में नहीं आई है? कुणाल आगे सर। पक्का? ये Yes, VC और VC जो है ना, अभी मैंने जल्दी में खुद निकाल के मतलब ओरली निकाले हैं, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करने आते हैं वैसे, हाँ या ना? देखो करंट यहाँ पर भी 1 एम्पियर होगा, ठीक है, करंट यहाँ पर 1 एम्पियर होगा। मैंने शायद गलत लिख दिया, मैंने वैल्यूज उल्टी लिख दी हैं, ठीक है। Yes, sir. VB की वैल्यू 3 वोल्ट आएगी और VC की वैल्यू 1 वोल्ट आएगी। मैंने वैल्यूज उल्टी लिख दी थी जल्दीबाजी में। VB की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट और VC की वैल्यू आएगी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी 2 वोल्ट ही रहेगा। इस ब्रांच में से भी करंट 1 एम्पियर है, तो VB माइनस VD इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 वोल्ट्स, VC माइनस VD इज 1 इंटू 1 यानी कि 1 वोल्ट्स। तो इस बेसिस पे VD को 0 लिखा हुआ है, क्योंकि 0 तो हम अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। तो VB और VC की वैल्यूज आ गई। कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट्स का की वोल्टेज आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्लियर है बात, हाँ या ना? Yes, sir. कोई ऐसा जिसे बात समझ नहीं आई है? चलो अच्छी बात है। अब हमारे पास लगभग 2 मिनट बचे हैं जिसमें हम और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। कल हम करंट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की असाइनमेंट भी हो गई है। अभी तक ट्राई की है कि नहीं की है? करनी है सर अभी तो। अरे हद कर करनी है। चलो फिर आज और कल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एटलीस्ट तुम लोग फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे के लिए इतना होमवर्क बहुत है। 2 घंटे लगेंगे तुम्हें 50 क्वेश्चन करने में बाय जेई स्टैंडर्ड्स। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन तुमसे एक्सपेक्टेड होते हैं, तो 2 या 3 घंटे लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्राई करो। कल हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी नहीं हो पाई तो फिर हम उसके एक रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू डाउट्स ले लेंगे। क्लियर है बात? Yes, sir. किसी को कुछ और बोलना है? चलो फिर सर जीटी का सिलेबस वही रहेगा ना, पहले 3 चैप्टर्स प्लस 2 के और एक वेव्स। हाँ जी, वो मैंने ऐप पे डाल दिया था बेटे, यस सर। ठीक है। क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज और फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स शायद अभी आपका नहीं कराया सर ने, आदर्श सर ने, तो उसका टेस्ट वो अलग से ले लेंगे। ठीक है गरिमा? यस सर। चलो +1 की भी तैयारी ठीक चल रही है? हद करते हैं यार। साम्या? यस सर। ओके, थोड़ी मेरी वेव्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वेव्स में दिक्कत आ रही है? यस सर। चलो ऐसा अगर तुम्हें कोई इशू आ रहा है तो आदर्श सर से बात करो या मुझसे डायरेक्टली बात कर लो, ठीक है। वी विल सॉर्ट इट आउट, बट इस पॉइंट पे अब हम तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। ओके गाइस, चलो फिर लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। गुड डे थैंक यू सर। एंड थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।